हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? फाइन। हेलो। सब लोग अनम्यूट कर दो, पहले अपना स्लोगन बोलेंगे और फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। जैसे ही मैं 3 बोलूं, आप सब स्टार्ट करोगे स्लोगन, ठीक है? ओके। 1, ठीक है। 2, 3। माई हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज Is माय my माई happiness माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैप्पीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। my happiness, my responsibility. यस। So now we all are taking responsibility to be happy. लास्ट टाइम हमने देखा कि हैप्पी रहने के लिए कुछ कुछ हमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो वो क्या आते हैं वो थोड़े देखे। वैसे ऑब्स्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, पर उसमें से जो कॉमन नहीं ज्यादा चर्चित हुए हैं वो मैं ज्यादा लेती हूँ। सो आज उसका सेकेंड पार्ट है। लास्ट वीक आप लोगों ने एक सेशन में हुआ था हाउ टू स्पॉट अ लायर, वो एक सेशन हुआ था ना। तो वो स्पॉट से हम स्टार्ट करते हैं, वो सेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑब्स्टिकल मैं बात करना चाहूंगी वो है स्मार्ट ट्रस्ट। हम क्या होते हैं कि ज्यादातर ट्रस्ट नहीं करते हैं, छुटपन से इसको ट्रस्ट मत करो, उसको मत करो, संभल के रहो संभल के रहो। तो वो संभल के रहो इतना सर पे आ गया है कि अभी कभी कभी हम ट्रस्ट करने को डरते हैं, शायद कहीं ट्रस्ट करना हमें भारी न पड़ जाए। तो सॉरी। तो ये एक ऑब्स्टिकल आता है। अब ट्रस्ट नहीं करने से क्या होता है कि हमें पूरा टाइम एंजाइटी रहती है और हम पूरा टाइम अलर्ट रहते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम ज्यादातर एंशियस रह जाते हैं। अरे हमें अपने आप को संभालना है संभालना है। तो इसके लिए स्मार्ट ट्रस्ट वो सबसे एक अहम चीज है जो आपकी हैप्पीनेस में रुकावट हटा देगी। अब मैं क्यों कह रही हूँ स्मार्ट ट्रस्ट? क्योंकि ट्रस्ट करना है, पर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट भी करने को नहीं कह रही हूँ। वरना ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे और कोई आपको बेवकूफ बना जाएगा, आपको लूट जाएगा, तो फिर से आप ज्यादा दुखी हो जाओगे। तो स्मार्ट ट्रस्ट मतलब पहले देखो समझो और थोड़ा थोड़ा छूट देते जाओ, थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाते जाओ। और कभी कभी क्या होता है कि कोई जगह पे हम गए हैं, तो अपने यहाँ देखो, जैसे एक एग्जांपल दूं तो नारियल पानी 60 रुपए का आता है। वहां पे अगर गांव में गए नारियल पानी 40 का आता है, तो 2 नारियल पानी लेंगे आप तो 80 का आएगा। आपके पास 100 की नोट है, आपके पास छुट्टे नहीं है। वो नारियल पानी वाला बोलेगा मेरे पास भी छुट्टे नहीं है। तो हमें उस पर ट्रस्ट करना कि नहीं करना। हो सकता है कि वो 20 रुपया वापस लेके आए, हो सकता है कि वो नहीं लाए। तो वहां पे क्या है कि मैं क्या बोलूंगी कि हम ये भी तो सोच सकते हैं कि मेरे यहाँ मैं 60 का लूंगी, ये उससे अच्छा नारळ अगर वो नहीं लेके आया तो भी मुझे 100 का पड़ा, तो मैं वो ट्रस्ट करना अफोर्ड कर सकती हूँ। स्मार्ट ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा कि जहां जहां हम अफोर्ड कर सकते हैं वहां वहां तो ट्रस्ट करना शुरू कर ही सकते हैं। तो वो फर्स्ट चीज है स्मार्ट ट्रस्ट। फिर दूसरी एक बात है एक्सप्रेस योर प्रेफरेंस। हमें छुटपन से सिखाया गया है कि सबके साथ मिलजुल के रहो, सब लोग में बढ़ी जाने का, मतलब क्या मिक्स हो जाने का। वो लोग जो बोलते हैं कि अच्छा ये करो तो चलो, ये हर बात में अपना झंडा लेके नहीं रहने का। अच्छी बात है और बहुत सच्ची बात है। बट उसके साथ क्या है कि कभी कभी हम इतने ओके ओके कुछ भी चलेगा करते हैं कि हम अपना प्रेफरेंस सामने वाले को बताते भी नहीं है। अब कभी कभी मैं रेस्टोरेंट में गई किसी के साथ, वहां रेस्टोरेंट में खाना जो चाहिए वो आ सकता है, फिर भी कोई पूछेगा कि क्या मंगवाना है, और मैं बोलूंगी मुझे कुछ भी चलेगा। तो वहां पे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं अपनी प्रेफरेंस बता सकूं। या कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जगह होती है जहां सिर्फ हम अकेले ही होते हैं, तो वो कुछ भी चलेगा वाला अपना जो एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड से हम अपना प्रेफरेंस नहीं बताते हैं। और फिर अपनी एक प्रेफरेंस होती है तो हम वो होप करते रहते हैं कि यही मंगवाए तो अच्छा है। तो जहां पे हम अफोर्ड कर सकते हैं वहां अपना प्रेफरेंस कहो। और वो प्रेफरेंस कहने का फायदा क्या है
कि कभी कभी सब लोग फिर हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं एक स्टोरी आपको बताऊं तो एक माँ थी, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तो जब भी हस्बैंड आइसक्रीम शॉप में खाने के डिनर के बाद में ले जाता था और पूछता था कि कौन सा आइसक्रीम लाऊं, बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बोलते थे। माँ बोलती है कुछ भी लेके आओ, मुझे कुछ भी चलेगा, कुछ भी। तो बच्चे ने छुटपन से देखा कि माँ को कुछ भी चलता है। तो फिर क्या होता है कि हस्बैंड वो आइसक्रीम लेके आता है जो उसको पसंद है, या कोई बच्चे को पसंद है तो वो शेयर कर सकते हैं, अपना लॉजिक होता है। फिर धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा हुआ, फिर एक बच्चे की शादी हुई, उसके बाद में वो लोग गए आइसक्रीम शॉप में। बाय दैट टाइम क्या होता है कि वो लड़के को मालूम है कि माँ को कुछ भी चलता है। तो जब वो आइसक्रीम लेने गया तो उसने अपनी वाइफ को पूछा कि आपको कौन सी फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए, पर अपनी माँ को नहीं पूछा, क्योंकि उसको लगा माँ का हमेशा का एक ही आंसर है कि मुझे कुछ भी चलेगा। सो तभी वो माँ को बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी वाइफ को पूछा आपको क्या चाहिए, उसकी पसंद की अहमियत है, मेरी पसंद की अहमियत नहीं है। असल में क्या होता है कि हम पहले से ही बोल देते हैं कि कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। तो वो लड़के को नहीं मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कुछ कंपटीशन हो रही है, उसको तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। सो इफ यू डोंट लाइक पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, देन स्टार्ट सेइंग योर प्रेफरेंस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जिद करो, मैं ये बोल रही हूँ बोलो आई प्रिफर वैनिला आइसक्रीम पर कोई भी चलेगा, या आई प्रिफर चॉकलेट आइसक्रीम बट वो नहीं होगा तो दूसरा कोई चलेगा। सो सामने वाले को भी पता चले कि आपका एक प्रेफरेंस है, तो दूसरी बार लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करेंगे, आपको पूछेंगे। फिर तीसरी चीज है, हम लोग काफी टाइम ये सही है, मतलब वी चूज बीइंग राइट ओवर बीइंग हैप्पी। काफी टाइम जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां पे आइदर हम राइट हो सकते हैं या हम हैप्पी हो सकते हैं। राइट और हैप्पी दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर राइट होने जाओगे तो वो राइट होने के लिए हमें कुछ बहस करनी पड़ेगी, कुछ आर्ग्यूमेंट करनी पड़ेगी, तो वो हैप्पीनेस नहीं लाएगी, या वहां पे कुछ रिश्ते में ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हर बार झुकना जरूरी नहीं है, पर हमें एक असेसमेंट लेना है कि कहाँ मुझे राइट रहना है और कहाँ मुझे हैप्पी रहना है। जैसे हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं और कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है, तो हम ऐसे बीच में खड़े तो नहीं रह जाते हैं ना, हम साइड में हट जाते हैं, क्योंकि खड़े रहेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अजनबी के साथ भी हम कभी कभी बीइंग राइट की जगह पे अपने आप को बचा के हट जाते हैं। तो वैसे ही अगर फैमिली मेंबर के सामने भी हम हमेशा मुझे राइट ही रहना है वो सोचने की बजाय हमें हैप्पी रहना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो जो चीज में हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वहां राइट चूज करो, आई वॉन्ट टू बी राइट और हैप्पी, और इट विल बी नाइस इफ यू चूज टू बी हैप्पी। फिर दूसरी एक चीज आती है हैप्पीनेस के ऑब्स्टिकल में, वो है कि हम अपने आप को या तो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं या बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पहले आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, आप ज्यादा काम कर सकते थे, तो कुछ भी चीज हो आप अकेले कर पाते थे। तो अभी भी आप अगर अपने आप को ओवर एस्टिमेट करोगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी, कुछ वर्क होगा और आप बोलोगे हाँ हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ हाँ मुझसे हो पाएगा, और वही अमाउंट की फिजिकल एक्टिविटी वही स्पीड से आप करने जाओगे, तो या तो आपको फिजिकल इंजरी होगी, फिजिकल फटीग होगा, या मेंटल इंजरी होगी, या अपने आप को बहुत ही पुश करना पड़ेगा। सो वो होगा कि अपने आप को आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट करो कि हाँ पहले ये सब होता था, नाउ आई नीड लिटिल बिट हेल्प, या नाउ आई नीड लिटिल बिट मोर टाइम, या अभी इतना नहीं हो पा रहा है। और एट द सेम टाइम कोई कोई लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे थोड़ा सा पैरों में दर्द है तो वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं जाने दो, मैं घर में ही रहती हूँ। कुछ चीजें वो कर पाते हैं, घर से बाहर निकल पाते हैं, थोड़ा वॉक ले पाते हैं, या कहीं पे सब लोग मिल 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 रहे हैं किटी पार्टी, या मतलब सब लेडीज की मीट हो रही है और वो लोग बोले कि चलो आप भी चलो ना, मजा आएगा, पर रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पे है, लिफ्ट नहीं है,
तो वहां पे कोई लोग अपने आप को एकदम अंडर एस्टिमेट कर देंगे, नहीं नहीं एक दादर नहीं चढ़ना है मुझे, फिर मेरे पैर दुखेंगे। मैं मानती हूँ एक दादर चढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर वहां पे हमें थोड़ा देखना ये चाहिए कि वो एक थोड़ी सी डिफिकल्टी सहन करने के बाद में हमें कितना सारा एंजॉयमेंट मिलता है, वो पूरा मीटिंग में हमें कितनी मजा आएगी। तो वो टाइम पे अगर एक दिन, 2-3 महीने में एक दिन अगर हम थोड़ी पेन किलर एक दिन ले ले, या एक दिन अपने आप को थोड़ा ज्यादा मालिश करवा ले, तो कैन वी अफोर्ड टू डू दैट? ये हमें हमेशा असेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक ही, या तो ये सच है या ये झूठ है। पर अगर हम असेस करें कि हाँ ठीक है, एक दिन में थोड़ी तकलीफ ले लूंगी, पर मुझे इतनी सारी खुशी चाहिए, तो वो कर लो। अंडर एस्टिमेट मत करो कि नहीं नहीं अभी मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा। सो ओवर एस्टिमेटिंग भी बुरी है, अंडर एस्टिमेटिंग भी बुरी है। अब दूसरी एक चीज है ना, वो हैप्पीनेस में बहुत बड़ा हर्डल करती है और वो हमें ध्यान भी नहीं आती है। वो क्या है कि वी डिफाइन द पीपल हु हर्ट अस। हमें जो लोग हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, हम उसी की साइड लेते हैं या उसी को डिफेंड डिफेंड मतलब उसके उसके कुछ काम पे ध्यान पिछोड़ा करते हैं। आप बोलोगे नहीं ऐसा तो हम नहीं करते, कभी भी नहीं करते। ऐसा हम कभी कभी करते हैं। कब करते हैं मालूम है? जब दोनों ही पार्टी अपनी अजीज हो। जैसे कि आपकी फ्रेंड है, वो आपको बहुत पसंद है, तो कभी कभी उसके साथ कुछ आपकी अनबन थोड़ी हो गई, या वैसे भी अनबन नहीं हुई, फिर भी उसके यहाँ कोई पार्टी हुई और उसने आपको नहीं बुलाया। तो उसने आपको पार्टी में नहीं बुलाया, उसका आपको दुख है, आपको मालूम है कि वो भूल नहीं गई है, उसने जानबूझ के नहीं बुलाया है। उस दिन आपने कुछ कहा, वो बात पे वो अग्री नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं बुलाया है। पर वो बात इतनी बड़ी नहीं थी, बट वो फ्रेंड से आपको दुख पहुंचा। पर अगर आपकी बेटी या आपका कोई भी दूसरी फ्रेंड ऐसा बोलेंगे, अरे उसके यहाँ पार्टी थी, आपको नहीं बुलाया, तो हम ये नहीं बोलेंगे हाँ हाँ ऐसा किया। हम कहें नहीं 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 मैंने ही मना किया था, नहीं नहीं मैं शायद बाहरगांव जाने वाली थी, उसके ध्यान से रह गया होगा। लाइक वी ट्राई टू डिफेंड। और हम वो डिफेंड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें किसी को दिखाना नहीं है कि यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप में इश्यू है। वैसा ही नहीं फ्रेंड, कभी कभी हम बच्चों को भी डिफेंड करते हैं जब बच्चों ने ही हमें दुख दिया होता है। जैसे कि अपनी अपना कोई स्पेशल डे हो, अपनी बर्थडे तो शायद याद रहे, शायद हमारी एनिवर्सरी बच्चे भूल गए, या विश किया नहीं, या हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से वो लोग ने हमें विश नहीं किया। तो अगर फ्रेंड पूछेगी अच्छा आपके बेटों का फोन आया, बेटी का फोन आया, क्या हुआ, वो लोग ने क्या किया, तो वी इमीडिएटली ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। हम उन्हें डिफाइन करेंगे, नहीं नहीं उसके ऑफिस में बहुत काम था, ये होगा वो होगा। तो वी जनरली डिफाइन द पीपल हु हर्ट अस। उसमें क्या होता है कि जो हमें वो पूछता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक वैसे भी होते हैं जिसको थोड़ी पंचायत करना पसंद है, और वो हमें ज्यादा दुख देने के लिए करते हैं। उनके सामने सही कर रहे हो आप, डिफेंड करो और कुछ मत दिखाओ। बट कुछ लोग होते हैं जो रियली हमारे वेल विशर होते हैं, या रियली वो चाहते हैं कि हम अपनी आंखें खोल के रिलेशनशिप को देखें, सच में सामने वाला क्या है वो देखें। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं उनका इंटेंशन तो अच्छा था, तो वो वेल विशर क्या करेंगे, दूसरी बार हमें दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करेंगे, या हमें दिखाएंगे कि नहीं नहीं वो तो फ्री थे, हमने उसको क्लब में देखा था। तो हम वो छुपा नहीं पाएंगे, तो हम और डर जाएंगे और हम और कुछ कहेंगे। और ये सब में क्या होगा, अल्टीमेटली वो जो अपना वेल विशर है वो छोड़ देगा कि जाने दो, इसको नहीं समझना है। तो जो हर्ट कर रहा है उसको हम डिफेंड कर रहे हैं, वो तो हमें हर्ट करेगा ही। और एक जो वेल विशर है हमारे पास आ रहा है, उसको भी हम पीछे धकेल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है जानना कि कौन वेल विशर है, और हमें जिसने हर्ट किया उसको हमें कहाँ तक, कौन कौन सी जगह पे और कितना डिफेंड करना है। फिर और एक चीज है कि हम हमेशा ऐसा समझते हैं मेरी अकेले से क्या होगा। तो ये चीज भी
हमारी हैप्पीनेस में थोड़ा हर्डल लाती है। वो कैसे? कि गिविंग ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस। हम अगर किसी की मदद करें तो हमें खुशी मिलती है। वो हमारे बॉडी में ही ऐसे हार्मोन पैसा पैदा करते हैं कि हमें खुशी मिलती है। हम अगर किसी के काम में आए तो हमें खुशी मिलती है, ये बात हमें मालूम पड़ गई। पर फिर क्या होता है, हम ये सोचते हैं मेरे अकेले के करने से क्या होगा। अब ये क्या है, वो समझदारों वाली सोच है। मैं बताऊं एक स्टोरी। तो एक छोटा सा बच्चा था, उसको रोज शाम को, वो दरिया किनारे रहता था, उसको रोज शाम को 1 घंटा खेलने का छुट्टी मिल देती थी मम्मी पापा। तो वो 1 घंटे में से तकरीबन 30 से 35 मिनट वो दरिया के किनारे पे जाता था, और वो मोजा जो दरिया के आते हैं उसके साथ जो मच्छियां किनारे पे आ जाती है, वो मच्छियों को उठा के वापस पानी में डाल देता था। वेव्स आते रहते थे, वो मच्छी को उठा के डालता रहता था। तो एक दिन एक बहुत समझदार आदमी ने कहा कि तुझे खेलने के लिए 1 घंटा मिलता है, ये तो 30 मिनट ऐसे मच्छियों में डालने में, वापस पानी में डालने से कोई काम करता है, पर उससे कुछ फायदा होगा? ये देखो कितना बड़ा दरिया है, और ये देखो एक एक लहर में कितनी सारी मच्छियां आ रही है। ये यहाँ 100 मछलियां आती है, तू 5 को वापस डालता है, दूसरी 100 आती है, तू दूसरी 5 डालता है। ये इतना कोई फायदे की बात नहीं है। तू ये सब करना बंद कर, अपना खेलना चालू कर। क्योंकि वो समझदार लोग ऐसा सोचते हैं। वो बच्चे ने क्या कहा, आपकी बात बराबर है, 100 मछलियां आती है, मैं 5 को वापस रखता हूँ, बट वो मेरा जो इतना कंट्रीब्यूशन है उससे कुछ सुधरने वाला हो ना हो, वो 5 मछलियों की जिंदगी पक्का सुधर रही है। और वो जो 5 मछलियों की जिंदगी बच रही है, वो मुझे बहुत खुशी दे रही है। तो जिंदगी में हमें भी कोई भी जगह पे ऐसा नहीं सोचना है कि इतना सारा कूड़ा कचरा है, या इतनी सारी गंदगी है, या इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम हमारे अकेले से क्या ठीक होगा, या हम अकेले क्या कंट्रीब्यूट कर लेंगे। जितना भी कर सको कंट्रीब्यूट करो, और वो कंट्रीब्यूशन आपको खुशी देगा। फिर एक चीज है एक्सपेक्टेशन। हमारे एक्सपेक्टेशंस है और वो फुलफिल नहीं होते हैं तो हमें दुख होता है। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि जो लोग कॉमर्स पढ़े होते हैं, वो लोग एक बैड डेट अकाउंट रखते हैं। वो बैड डेट अकाउंट क्या होता है कि जिसको लोन ली है साल भर में, उसमें से जिसकी लोन वापस नहीं आने वाली है उसका वो लिख देते हैं, ये बैड डेट, मतलब ये लोन वापस नहीं आएगी। तो वैसे ही हमें कुछ इमोशनल बैड डेट अकाउंट रखने हैं, कि कहीं जगह पे हमें ये मान लेना है कि यहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ, मैं इनको ये प्यार दे रही हूँ, पर मुझे बदले में प्यार नहीं मिलने वाला है। और यहाँ लिमिट जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सामने वाला कुछ भी ना करे फिर भी आप किए ही जाओ, किए ही जाओ। जैसे मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि रिश्ते निभाने के लिए झुकना जरूरी है, पर अगर हम ही झुक रहे हैं तो फिर रुकना जरूरी है। पर कहीं कहीं बार ऐसा है कि कहीं कहीं जगह पे इतना इमोशनल रिश्ता होता है, हमारा इतना प्यार का रिश्ता होता है, कि जहां हम अगर कुछ ना दे तो हमें ज्यादा दुख होता है। जैसे हमारी कुछ खास फ्रेंड्स होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो कभी कभी कोई कोई वजह से वो लोग हमें वापस इतना नहीं देते हैं जितना हम देते हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे कि ये हम नहीं करेंगे तो हमें डबल दुख होगा। एक दुख वो कि वो नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, और दूसरा दुख ये कि हमें बहुत कुछ करना है पर हम अपने आप को रोक रहे हैं। तो वो रोकने में भी हमें दुख होता है। तो हम अगर समझ ले, हम एक बैड डेट डाल दे के अच्छा ठीक है, कुछ बदले की भावना के बगैर, मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे ये खुशी मिल रही है, मैं उसको प्यार करूंगा। जैसे एकदम छोटा बच्चा होता है, या घर में हम लोग एनिमल लाते हैं पेट की तरह, तो पहले दिन दूसरे दिन वो कुछ नहीं देते हैं, फिर भी हम सामने से देते हैं ना। छोटा बच्चा है, उसको हम कैसे प्यार करते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद है। एक दिन का बच्चे को कुछ नहीं मालूम है, पर हम प्यार करते हैं ना। सो हम अपेक्षा रखे बगैर प्यार कर सकते हैं। ये सिर्फ प्यार की बात हुई। मैं कुछ एक्टिविटी की बात करती हूँ। एक एग्जांपल दूं
तो मेरी एक फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड बहुत अच्छी जगह पे काम कर रही है, उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो कभी भी अगर वो मुझे अपने घर में खाना खाना खिलाने बुलाएगी, तो बाहर से कुछ खाना मंगवा लेगी। हम लोग बहुत अच्छे से बातें करते हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड। ठीक है। फिर जब मैं उसको खाना खाने बुलाऊंगी, तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और जनरली हम लोग कुकिंग, अभी हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं, तो ज्यादा जो कुकिंग है, तो वो शादी दिनों पे इतना नहीं करते हैं, हेल्दी खाना करो ये वो। तो कोई आने वाला है तो हम हेल्थ का थोड़ा साइड में ध्यान रख के कुछ करते हैं। और कुकिंग का शौक है, अगर कुकिंग का शौक है तो खाना बनाने में भी एक खुशी मिलती है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं उसके घर पे गई, तब उसने यही बाहर से मंगवाया या उसने एक ही सब्जी बनाई, तो वो मेरे घर पे आ रही है ना, मैं भी वैसा ही करूंगी। मैं भी एक ही सब्जी बनाऊंगी, मैं भी बाहर से ही खाना मंगाऊंगी। तो उससे क्या होगा? उसको खुशी या दुख नहीं होगा, बट मुझे वो चीज कम खुशी देगी। क्योंकि खाना बनाने में मुझे जो खुशी है मिलती है, वो खुशी से मैंने अपने आप को डिप्राइव कर दिया। किसी को खिलाने में जो खुशी मिलती है, उससे मैंने अपने आप को डिप्राइव कर दिया। तो ये हमेशा ये नहीं देखना है कि वो हमें क्या देते हैं, हम भी उन्हें इतना ही देंगे। नहीं, क्या करने से मुझे खुशी मिलती है। पहला क्वेश्चन ये नहीं है, होता है ये, ऐसा नहीं है कि किसी की शादी में लिफाफा लिखना है। किसी की शादी में लिफाफा लिखना है तो हम देखते हैं वो लोग हमें क्या दे, कितना का लिफाफा किया। हमारे यहाँ 2 महीने पहले शादी गई, तो हम उनके यहाँ उतने का लिफाफा दे। ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इमोशन और प्यार ज्यादा है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि उसने हमारे लिए कितना किया काम, या उसने, हम गए तभी कितना सब्जी बनाई, कितने मिष्टान बनाए, और हम भी ऐसा ही करें। हमें अगर खाना बनाना पसंद है, हमें अगर कोई चीज करने में बहुत खुशी मिलती है, करो। नॉट उनको दिखाने के लिए, अपनी खुशी के लिए। सेम थिंग फॉरगिवनेस की है। अगर किसी को फॉरगिव कर रहे हो, तो वो उसके लिए नहीं कर रहे हो, वो अपने आप के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो तो आपको चोट पहुंचा के आगे चले गए, उनकी जिंदगी चलने लगी। हम वो याद कर 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 के दुखी हो रहे हैं। हम वो याद दूसरे दिन भी करके दुखी हो रहे हैं, 2 हफ्ते बाद भी दुखी हो रहे हैं, और उनकी जिंदगी वैसे ही चलती है। सो अगर हम फॉरगिव कर ले, माफ कर ले, तो हमारी जिंदगी भी थोड़ी आसान जाएगी। तो माफी दूसरों को, दूसरे के लिए नहीं देनी है, अपने लिए देनी है। अपनी सिस्टम खुश रहे, हम खुश रहे, इसलिए। और माफी का मतलब ये नहीं है कि भूल जाना। कई बार माफी को बहुत अलग तरीके से दिखाया है। अगर किसी को माफ किया, उसका मतलब ये नहीं कि वापस जाके आप उसको दूसरी बार आपको हर्ट करने का मौका दो। हर चीज याद रखो, एनालाइज करो, अपनी सिस्टम में से, अपने इमोशन से उसको बाहर निकालो। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या कोई आपका एडवांटेज ले रहा है, तो माफ करने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास वापस जाओ और वापस उसको आपका एडवांटेज लेने का मौका दो। बट माफ कर दो, अपने सिस्टम से निकालो। उसके कर्म वो देखेंगे, करके अपना ध्यान डाइवर्ट करके बाकी जो सारी चीजें उस पर ध्यान रखो। जैसे कि जो हमें मिला है उसको एंजॉय करो, उसमें खुश रहो। हमें जो जो चीज नहीं मिली है, जो जो चीज कम है, उस पर फोकस जाता है। उसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि एग्जाम का पेपर छोटे है तब से आया ना, तो सबसे पहले मम्मी ने देखा होगा कहाँ पे मार्क कटा है हमारा, और जहां जहां कटा है वहीं पे फोकस किया है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव देखने की, जो हमें मिला है वो देखने की आदत नहीं रही। तो वो आदत शुरू करनी है। जैसे ब्लड रिपोर्ट आता है, तो कहाँ पे लाइन, लाल लाइन है, वो पहले देख लेते हैं। जहां पे लाल लाइन है, उसके लिए डॉक्टर काम करेगा, डॉक्टर कहेंगे वैसा हम करेंगे। पर कहाँ कहाँ नहीं है, स्टिल मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जो आज भी अच्छे से काम करते हैं। जो 5 साल बाद क्या होगा मालूम नहीं है, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको एंजॉय करो।
हमेशा हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं ये करती थी, पहले तो हमसे ये होता था। सबकी जिंदगी आगे बढ़ती है। सो न पास्ट में रहना है, न फ्यूचर में रहना है। कल पता नहीं, कल मैं जिंदा रहूं या न रहूं, न फ्यूचर में रहना है। आज, आज में रहो। आज की जो छोटी छोटी अचीवमेंट है उसको एंजॉय करो। कुछ नया सीख रहे हो तो वो सीखने के बाद में नहीं, वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस को एंजॉय करो। एंड रिजल्ट नहीं, प्रोसेस भी। ठीक है। फिर एक चीज आती है, जैसे मैं काउंसलर हूं तो एक REBT करके फॉर्म है, आप गूगल कर सकते हो, REBT। तो वो रैशनल बिलीफ और इरेशनल बिलीफ के ऊपर होता है। हमारे यहाँ हमें काफी टाइम दुख मिलते हैं क्योंकि हमारी बिलीफ है, हम जो मानते हैं वो शायद रैशनल नहीं है। जैसे कि अगर मैं मानूं कि सब कुछ फेयर होना चाहिए, अगर मैं किसी को अच्छे से रख रही हूं तो उसको भी मुझे अच्छे से रखना चाहिए। तो ये आप कहोगे ये कॉमन है, वो तो सही बात है ना। अगर मैं आपको अच्छे से रख रही हूँ तो आपको मुझे अच्छे से रखना चाहिए। पर इसको हम बोलते हैं वो आपकी इरेशनल बिलीफ है। तो उसको रैशनल कैसे बनाया जाए कि आई प्रिफर कि मेरे साथ अच्छे से लोग रहे, बट इट्स ओके, आई कैन स्टैंड इट। मतलब आई प्रिफर, मतलब हाँ हम वो चाहते हैं, बट इट शुड हैपन दैट वे। वो शुड हम निकाल देंगे तो वो हमारा दुख हल्का कर देगा। अगर मैं ये चाहूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ आपको सुनना ही है, तो मेरे एक स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। फिर अगर कोई भी आदमी नहीं, कोई भी मैडम नहीं सुन रही है तो मैं डिस्टर्ब बहुत हो जाऊंगी। अगर मैं ये बोलूंगी कि आई प्रिफर कि मैं जो बोलूं वो आप सुने, आई प्रिफर कि उससे आपको लाभ हो, आई प्रिफर आप मेरी बातों को अनुकरण में लाए और उससे लाभ हो। सो वो प्रेफरेंस, हमें काम करने का मोटिवेशन जो है वो प्रेफरेंस में है, पर शुड नहीं करना है। वैसे ही अपने आप के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। अपने आप पे कोई लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं या बहुत रिजिड होते हैं, वो लोग कभी कभी पूरी दुनिया को माफ कर लेते हैं, अपने आप को नहीं करते हैं। तो वो नहीं करना है, अपने आप को भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। इट्स ओके, मिस्टेक हैपन्स। हमने कभी किसी को बोल दिया, उसके पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, आई अग्री। पर कभी हो गया, मिस्टेक हैपन्स, बट बोलने के बाद में हमें माफी मांग लेना या वो सब जरूरी है। बट हमें अपने आप को माफ नहीं करना कि ऐसा मैंने किया ही क्यों, या मुझसे ऐसे हो ही कैसे सकता है। मैं एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, मैं बेहतर होनी चाहिए, मैं अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करूंगी। ये कहते रहो, ऐसा मत कहते रहो कि मुझे परफेक्ट बनना है। क्योंकि परफेक्ट बनने की दौड़ में कभी कभी छोटे बच्चे पे भी हम बहुत प्रेशर डाल देते हैं, हमारे अपने आप को भी हम बहुत प्रेशर में डालते हैं। हमेशा ये कहो हमें बेहतर बनना है, ये मत कहो हमें परफेक्ट बनना है। फिर दूसरी एक चीज है कि हमें ऐसा लगता है माई वे इज द ओनली वे। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, हमें उम्र का बहुत तजुर्बा है, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो हम कह रहे हैं वो ही सच है या वो ही एक वे है। उससे अगर हम ये माने कि हम कह रहे हैं वो भी एक वे है, पर सामने वाला कह रहा है वो भी एक वे हो सकता है। हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। हमारा रास्ता सही है, पर सामने वाले का रास्ता भी गलत नहीं हो सकता है। तो हम कभी क्या कहते हैं, ये रास्ता सही है तो सामने वाले का गलत है। ऐसा नहीं है, दो रास्ते सही हो सकते हैं, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज सही होती है। जैसे मैं जनरेशन गैप की बात करूं तो जो बड़े लोग होंगे, उम्र वाले होंगे, वो हमेशा बच्चों को डांटते हैं, ये इतने देरी से उठते हैं, अगर आधा घंटा जल्दी से उठ लेते तो क्या हो जाते।
अब ये आधा घंटा लेट से उठे तो अभी वो ऑफिस में बस से जा सकते हैं, उसके बजाय टैक्सी से जाएंगे। तो वो क्या सोचेंगे कि ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं और पैसा ज्यादा लग रहा है। अब जो यंग जनरेशन है उनको लगेगा कि हमें अगले दिन कुछ असाइनमेंट सबमिट करना होता है, ऑफिस का काम होता है, या कॉलेज में होते हैं बच्चे तो उनको देर रात तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोजेक्ट करने होते हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो भी टाइम पास करते हैं, पर वो उनके उनके एज का वो है प्रॉब्लम। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ये टाइम पास करता हूँ, आधे घंटे देर से उठा तो उससे मैं ज्यादा फ्रेश रहता हूँ। अगर मैं सेम टाइम पे उठ के बस में जाऊंगा तो जब मैं ऑफिस में पहुंचूंगी, या मैं जब ऑफिस में पहुंचूंगा तब मेरा एनर्जी लेवल वो लेवल का नहीं होगा जो मुझे चाहिए। तो बस की बजाय टैक्सी से जाके या आधा घंटा लेट उठ के वो जो एनर्जी लेवल गेन करते हैं, वो एनर्जी लेवल क्वाइट पॉसिबल वो दूसरे दिन की मीटिंग में अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो अगर जल्दी उठ के टाइम मैनेजमेंट करके टैक्सी की जगह बस में जाके पैसे बचाना, वो भी राइट है। और बस की जगह पे टैक्सी में जाके वो जो पैसे खर्च किए पर वो जो एनर्जी बची, वो एनर्जी को दूसरी मीटिंग, वो दिन की मीटिंग है उसमें लगाना, वो भी सही बात है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज सही है। तो हमेशा ये नहीं है कि माई वे इज ओनली वे, हमेशा ये नहीं है कि एक ही चीज सही हो सकती है। और लास्ट चीज, हमेशा हर किसी को दिल खोलने के लिए कोई एक पर्सन चाहिए। अगर हम सब कुछ अपने दिल में रखेंगे तो हमें दुख होगा। तो आप अपनी बात, ये नहीं कह रही हूँ आने वाले सब लोगों को बताओ, क्योंकि जो जो मिलते हैं सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। कोई लोग हमें दुख देने के लिए भी बातें सुनते हैं, कोई लोग हमारी बातें तो लोगों को और बोलते हैं। बट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड वन पर्सन, चाहे वो रिलेटिव हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो। ट्राई टू फाइंड वन पर्सन जिसके पास आप जो हो वो दिखा सकते हो। यू कैन बी योर सेल्फ। आपको किसी ने दुख दिया है तो आप बता सकते हो, आपको जो फीलिंग, जो लेवल, जो इंटेंसिटी की फीलिंग आ रही है वो बता सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, देन देर इज नो हार्म इन गोइंग टू काउंसलर। अभी काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर और साइक्रेटिस्ट या पागल, उसमें फर्क है। इफ यू आर गोइंग टू काउंसलर दैट डजंट मीन कि आपके मगज में कोई तकलीफ है, दैट मीन्स कि कुछ इमोशनल ओवरवेलमिंग हो रही है जो आप अकेले हैंडल करना नहीं चाहते और आप किसी से बांटना चाहते हो, या कुछ इश्यूज या कुछ तकलीफ आपको है जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी की मदद ले रहे हो। सो काउंसलिंग इज जस्ट आस्किंग फॉर हेल्प। अगर हमसे गठरी नहीं उठाई जाती है तो हम किसी का हाथ लेते हैं। वैसे ही यू कैन गो टू राइट पर्सन एंड टेल एवरीथिंग। बट एक चीज बराबर, राइट पर्सन, क्योंकि कई भी जो रामायण में है वो बहुत अच्छी लेडी थी। दशरथ को जब जरूरत थी तो उसने अपनी उंगली रथ में डाल दी थी। तो शी वॉज अ गुड पर्सन, बट उसने सलाह मंत्रा से ली, इसीलिए राम का वनवास हुआ। दुर्योधन ने सलाह शकुनी से ली। सो आप जो भी, जिसके पास आप हार्ट खोल रहे हो, दैट शुड बी राइट पर्सन। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। What is that form you said? What is the form that we can Google? You said about some form that we can Google. No, What is that? that is to make you understand what is rational belief. So what is that? You gave the रैशनल बिलीफ, आप गूगल करो रैशनल बिलीफ वर्सेस इरेशनल बिलीफ। यहाँ पे मैंने एक या बिलीफ मतलब मान्यता। Okay. काफी अपनी मान्यता है जो हमें लगती है कि वो बराबर है, पर वो मान्यता के को हम कैसे बदले या उसकी जगह पे क्या मान्यता होनी चाहिए। जैसे अगर हम माने कि
वर्ल्ड शुड बी फेयर, तो वो मान्यता हमें लगेगी वो बराबर है। या पर ऐसा नहीं है ना, हम शेर के बच्चे को नहीं खाते, पर उस शेर के बच्चे के पास अपना बच्चा रखेगा तो वो कहाँ जाएगा। तो वैसा काफी मान्यताएं हमारी ऐसी है कि एवरीबडी शुड लव मी, या आई शुड गेट 100% मार्क। तो वो सारी अपने आप के लिए भी, लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी हमारी मान्यता है। सो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अपने आप को पूछो, विल दिस एक्टिविटी विल मेक मी हैप्पी, ये एक्टिविटी करने से मुझे खुशी मिलेगी। जवाब हाँ या ना। अगर ना है वहीं पे छोड़ दो, अगर हाँ है तो ये एक्टिविटी की क्या कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी। कॉस्ट नॉट ओनली फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये कॉस्ट देने के बाद भी अगर ये करती हूँ और मुझे खुशी। Thank you very much. Thank you. Very nice explanation. Very nice explanation. Thank Very you, nice. और आप स्लोगन याद रखना, आप लोग सब लोग। वो तो और बस- पहली मर्तबा से याद है। हाँ। पहली मर्तबा से याद है, जब भी कोई ऐसा मौका आता है ना तो वो रिपीट कर लेते हैं हम मन में। अच्छी बात है। आप अपने जैसे फ्रेंड्स को भी बोलो, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पे काफी अलग अलग यंग पेरेंट्स के लिए और वो लोग के लिए भी वीडियोस है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो। काफी चीजें, मतलब छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो सोचने पे मजबूर कर देती है फिर। यस, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। मैं जरूर फॉरवर्ड करूंगी मेरी फैमिली में। थैंक यू मैम। Thank you very much. बाकी और किसी को Buddy, we shall see you guys tomorrow.